राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति क्लास 10th की बुक है, बहुत शानदार बुक है। इसी का पहला पार्ट है राजस्थान के इतिहास एक परिचय, और यह है पार्ट 12 है। कक्षा 10 में पढ़ने वाले विद्यार्थी और राजस्थान से रिलेटेड विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं राजस्थान के इतिहास एक परिचय पार्ट 12, और इसमें हम अध्ययन करेंगे भरतपुर का जाट राजवंश, करौली का यादव वंश और परमार वंश। तो शुरू करते हैं राजस्थान के इतिहास एक परिचय पार्ट 12। यहाँ हम अध्ययन करेंगे भरतपुर का जाट राजवंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक चूड़ामन 1695 से 1721 ईस्वी, बदन सिंह 1723 से 1756 ईस्वी, महाराज सूरजमल 1756 से 1763 ईस्वी, और करौली का यादव वंश और परमार वंश। इनके बारे में यहाँ पर हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रारंभिक जानकारी, जाट एक कृषक जाति है जिसका एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान औरंगजेब के शासनकाल में हुआ। तो जाट एक कृषक जाति है और इनका जो राजनीतिक शक्ति के रूप में उत्थान हुआ था ये औरंगजेब के शासनकाल में हुआ था। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। तो पहला फैक्ट है ये। 1669 ईस्वी में मथुरा क्षेत्र के जाटों ने अपने नेता गोकुल के नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था। गोकुल को मार दिया गया, किंतु उसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को राजा राम ने जारी किया। औरंगजेब के विरुद्ध जब गोकुल ने विद्रोह किया तो गोकुल की हत्या कर दी गई, लेकिन इसके द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को आगे बढ़ाया राजा राम ने। 1688 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों को नेतृत्व प्रदान किया। तो ये प्रारंभिक जानकारी थी कि औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया था जाट नेता गोकुल ने, उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद इस संघर्ष को आगे बढ़ाया राजा राम ने और 1688 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके भतीजे चूड़ामन ने जाटों को नेतृत्व प्रदान किया। तो भरतपुर का जाट राजवंश और इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चूड़ामन 1695 से 1721 ईस्वी भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक चूड़ामन था। फैक्ट है पहला, अच्छा फैक्ट है। तो भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक था चूड़ामन। चूड़ामन ने मथुरा एवं आगरा के मुगल इलाकों में धावा बोला और मुगल शक्ति को झकझोर दिया था। मुगल सम्राट ने कछवाहा नरेश बिशन सिंह को चूड़ामन का दमन करने के लिए भेजा था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। मुगल सम्राट ने कछवाहा नरेश बिशन सिंह को भेजा था चूड़ामन का दमन करने के लिए, लेकिन कछवाहा नरेश बिशन सिंह को पूर्ण सफलता नहीं मिली और धीरे धीरे चूड़ामन ने अपनी शक्ति को बढ़ाया और थून नामक स्थान पर एक किला बनाया और अपना राज्य स्थापित किया। तो चूड़ामन ये भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का संस्थापक था। चूड़ामन ने मथुरा और आगरा के मुगल इलाकों में धावा बोला था। कछवाहा नरेश बिशन सिंह जब दमन करने के लिए आया था तो उसे पूर्ण सफलता नहीं मिल पाई और चूड़ामन ने थून नामक स्थान पर एक किला बनाया था और अपना राज्य स्थापित किया था। इसके बाद अध्ययन करेंगे बदन सिंह 1723 से 1756 ईस्वी। बदन सिंह जाट नेता चूड़ा सिंह का उत्तराधिकारी था। जाट नेता चूड़ामन का उत्तराधिकारी कौन था? बदन सिंह था। जयसिंह ने इसे ब्रजराज की उपाधि प्रदान की एवं जागीरें प्रदान की। अच्छा फैक्ट है। जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि प्रदान की और साथ ही जागीरें भी प्रदान की। बदन सिंह ने डीग को अपना निवास बनाया और वहां एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण करवाया। बदन सिंह ने डीग को निवास बनाकर वहां पर एक सुदृढ़ गढ़ का निर्माण करवाया था और वहां पर सुंदर जलमहल बनवाए और बाग बगीचे भी लगवाए। बदन सिंह ने जाट कछवाहा मैत्री कर राज्य का विस्तार किया। बदन सिंह ने जाट और कछवाहा मैत्री स्थापित की और अपने राज्य का विस्तार किया। 1756 ईस्वी में डीग में बदन सिंह की मृत्यु हो गई। ये भी अच्छा फैक्ट है। इसके बाद अध्ययन करेंगे महाराज सूरजमल। महाराज सूरजमल 1756 से 1763 ईस्वी।
महाराज सूरजमल बदन सिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी था। 1723 से 1756 ईस्वी में बदन सिंह रहा। तो महाराज सूरजमल यह बदन सिंह का पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी था। सूरजमल ने भरतपुर में नवीन गढ़ का निर्माण करवाया और उससे अपनी राजधानी बनाया। अच्छा फैक्ट है, भरतपुर में नवीन गढ़ या नए किले का निर्माण करवाया था सूरजमल ने और भरतपुर को राजधानी बनाया था। सूरजमल ने जयपुर के साथ मैत्री और सहयोग की नीति का अनुसरण किया। तो वह भरतपुर का जाट राजवंश जिसने जयपुर के साथ मैत्री सहयोग की नीति अपनाई या नीति का अनुसरण किया वह था महाराज सूरजमल। अब देखिए, जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी युद्ध हुआ 1743 से 1750 ईस्वी में। जब जयसिंह की मृत्यु हो गई तो जयपुर की गद्दी के लिए उत्तराधिकारी का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में महाराज सूरजमल ने ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो जब उत्तराधिकारी युद्ध चल रहा था जयपुर की गद्दी के लिए तो महाराज सूरजमल ने ईश्वरी सिंह के पक्ष में युद्ध किया था। 1760 ईस्वी में यह यानी महाराज सूरजमल अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में लड़ने गया था। मगर क्या हुआ, मगर मराठा सेनानायक सदाशिवराव भाऊ के व्यवहार से खिन्न होकर यह भरतपुर लौट आया था। 1760 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली के विरुद्ध मराठों के पक्ष में युद्ध करने गया, लेकिन सदाशिवराव भाऊ के व्यवहार से खिन्न हो गया महाराज सूरजमल और यह भरतपुर लौट आया था। देखिए, पानीपत की पराजय के बाद मराठों को सूरजमल ने शरण और सहायता दी थी। अच्छा फैक्ट है, पानीपत की जो पराजय हुई थी उसके बाद मराठों को सूरजमल ने ही शरण एवं सहायता दी थी। 1763 ईस्वी में रुहेलों के विरुद्ध युद्ध में महाराज सूरजमल की मृत्यु हो गई थी। महाराज सूरजमल की मृत्यु हुई थी 1763 ईस्वी में रुहेलों के विरुद्ध युद्ध में और इस युद्ध में सूरजमल का प्रतिद्वंदी नजीब खान था। नजीब खान ये सूरजमल का प्रतिद्वंदी था जिसने सूरजमल की मृत्यु की पुख्ता पुष्टि होने पर ही विश्वास किया था और यह सूरजमल का अपने शत्रुओं के मन में क्षोभ का एक बड़ा उदाहरण है कि जब ये रुहेलों के विरुद्ध युद्ध हुआ था 1763 ईस्वी में तो सूरजमल की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु की पुष्टि करने के लिए जो सूरजमल का प्रतिद्वंदी था नजीब खान उसने पुख्ता पुष्टि की थी। तब उसको विश्वास हुआ था कि महाराज सूरजमल की मृत्यु हो गई और इस पर कालिका रंजन ने लिखा है, वो हम देख लेते हैं। महाराज सूरजमल के बारे में लिखते हुए कालिका रंजन कानूनगो ने लिखा है, महाराज सूरजमल में अपनी जाति के सभी गुण, शक्ति, साहस, चतुराई, निष्ठा और कभी पराजय स्वीकार न करने वाली अदम्य भावना विद्यमान थे। तो ये लिखा था कालिका रंजन कानूनगो ने। इसके बाद अध्ययन करेंगे करौली का यादव वंश। करौली का राजवंश स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित करते हुए अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ता है। ये भी अच्छा फैक्ट है। तो करौली का जो राजवंश है ये स्वयं को मथुरा की सूरसेन शाखा से संबंधित मानते हैं और अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते हैं। करौली के यादव वंश की स्थापना विजयपाल द्वारा 1040 ईस्वी में की गई थी। ये भी अच्छा फैक्ट है। करौली के यादव वंश की स्थापना की थी विजयपाल ने 1040 ईस्वी में और इसने विजयपाल ने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया था। विजयपाल ने बयाना भरतपुर को अपनी राजधानी बनाया और करौली के यादव वंश की स्थापना की 1040 ईस्वी में। 1348 ईस्वी में अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया और जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। तो कल्याणपुर बसाने वाले थे अर्जुन पाल। 1348 ईस्वी में इन्होंने अर्जुन पाल ने कल्याणपुर बसाया था और जिसे वर्तमान में करौली के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल द्वितीय ने 1650 ईस्वी में करौली को अपनी राजधानी बनाया था और गोपाल पाल ने करौली में मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था। ये भी अच्छा फैक्ट है, मदन मोहन मंदिर का निर्माण करवाया था करौली में गोपाल पाल ने। महाराजा हरबख्श पाल ने 9 नवंबर 1817 ईस्वी को अंग्रेजों से संधि कर उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो करौली का जो यादव वंश था उसमें महाराजा हरबख्श पाल हुआ जिसने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर ली थी। इसके बाद क्या हुआ, 1852 ईस्वी में
नरसिंह पाल की मृत्यु के बाद डलहौजी ने करौली का विलय कंपनी राज्य में करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से सिफारिश की थी। यानी कि 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों से संधि कर ली थी हरबख्श पाल ने और अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद 1852 ईस्वी में नरसिंह पाल की मृत्यु हो गई। इसके बाद डलहौजी ने करौली का विलय करना चाहा कंपनी राज्य में और इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से उसने सिफारिश की, लेकिन डायरेक्टर्स ने इसकी अनुमति नहीं दी और 1.5 वर्ष तक विचार विमर्श के बाद मदन पाल को करौली का शासक बनाया गया था। मदन पाल जिसका शासन रहा 1854 से 1869 ईस्वी तक। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे परमार वंश। परमार का शाब्दिक अर्थ शत्रुओं को मारने वाला होता है। प्रारंभ में परमारों का शासन आबू के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित था। पहले परमारों का जो शासन था ये आबू क्षेत्र के जो क्षेत्र उसके आसपास ही सीमित था। प्रतिहारों की शक्ति कम होने के बाद परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। ये अच्छा फैक्ट है। प्रतिहारों की शक्ति में जैसे कमी हुई उसके बाद परमारों की राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई। यहाँ अध्ययन करेंगे आबू के परमार। आबू के परमार वंश का संस्थापक धूमराज था, लेकिन इनकी वंशावली उत्पल राज से प्रारंभ होती है। आबू के जो परमार वंश का संस्थापक है वो धूमराज को माना जाता है, लेकिन इनकी वंशावली जो शुरू होती है वे उत्पल राज से प्रारंभ होती है। पड़ोसी होने के कारण आबू के परमारों का गुजरात के शासकों से लगातार संघर्ष चलता रहा। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित होने के कारण आबू के शासक धरणी वरहा को राष्ट्रकूट धवल की शरण लेनी पड़ी। गुजरात के शासक मूलराज सोलंकी से पराजित हो गया था आबू का शासक धरणी वरहा और उसने राष्ट्रकूट धवल की शरण ली थी, लेकिन कुछ समय बाद धरणी वरहा ने आबू पर पुनः अधिकार कर लिया था। विक्रम देव का प्रपौत्र धारावर्ष 1163 से 1219 ईस्वी आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक था। कौन था? विक्रम देव का प्रपौत्र धारावर्ष। यह आबू के परमारों का शक्तिशाली शासक हुआ था। इसने मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध में गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया था। मोहम्मद गोरी के विरुद्ध युद्ध हुआ, उसमें गुजरात की सेना का सेनापतित्व किया था धारावर्ष ने और उसने सोलंकियों की अधीनता का जुआ उतार फेंका। उसने नाडोल के चौहानों से भी अच्छे संबंध रखे, अच्छे संबंध बनाए। उसके पुत्र सोम सिंह के शासनकाल में तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लूण वसई नामक नेमिनाथ का मंदिर बनवाया था। अच्छा फैक्ट। 1311 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लूमा ने परमाणु की राजधानी चंद्रावती पर अधिकार कर लिया था और वहां पर चौहान प्रभुत्व की स्थापना कर दी थी। यानी 1311 ईस्वी के लगभग नाडोल के चौहान शासक राव लूमा ने परमाणु की जो राजधानी चंद्रावती पर थी उस पर अधिकार कर लिया था और वहां पर चौहान प्रभुत्व की स्थापना कर दी थी। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।